हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है। और इसका जब मैंने जब उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखा तो एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि इस बैंक में या बाकी जितने भी बैंक में जो प्रॉब्लम चल रहा था पिछले 1 साल से, आप देखेंगे कि हर बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उन्होंने जो भी लोन दिया हुआ था वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पा रहा था और कई सारे लोन्स उनके एनपीए बन जा रहे थे। उनमें से एक दिक्कत ये भी था कि कुछ आपका जो माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लीजिए, उज्जीवन को लीजिए, सब में यही प्रॉब्लम दिख रहा था कि उनका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और अब जाके क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये पिछले 2-3 क्वार्टर से हमको वो माइक्रो फाइनेंस का बुक बैंकों ने क्या किया, उसको और लोन देना बंद कर दिया। और अभी क्या हो रहा है, वो लोन बुक जो है बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो चुका है और अभी लोग क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट स्टार्ट कर चुके हैं देने के लिए। तो इस क्वार्टर के बाद मुझे लगता है, इस क्वार्टर से ये मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के बाद अब बैंकिंग सेक्टर जो है अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, भले वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या बड़े बड़े बैंक जितने भी हो। क्योंकि यहाँ पे अभी हर बैंक ने 2-4 बैंक का रिजल्ट देखा मैंने, हर बैंक ने अपना लोन डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। मतलब कि 20%, 18% से लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर में वो लोग उतना स्पीड से ग्रो नहीं कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल बैंक क्या कर रही है, अपना जो लोन बुक है उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर रही है। जहाँ पहले ग्रुप लोन देती थी, उस ग्रुप लोन को इसने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है, लगभग पिछले साल से 30% रिड्यूस किया है। और अब ये इंडिविजुअल लोन्स को दे रही है। मतलब जिन ग्रुप लोन्स को पहले दे रही थी, उन्हीं ग्रुप के कुछ ऐसे लोग जो टाइमली पैसा पे करते थे उनके पर फोकस कर रही है। तो अब क्या होगा, ये एक इंडिविजुअल लोन की तरह बन गया। और क्योंकि अब एक आदमी से डील करना पड़ रहा है तो यहाँ पे एनपीए होने के चांसेस काफ़ी कम है। मतलब ग्रुप में क्या होता है कि अगर एक आदमी ने लोन नहीं दिया तो बाकी लोग के भी असर पड़ता है और वो भी सोचते हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे या बाद में पे करेंगे, जिसके वजह से जो बैंक का एनपीए होता है, जीएनपी होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स बैंक ने शेयर किया है, काफ़ी अच्छा खासा मुझे लगा। तो वो नंबर्स को दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसने गाइडेंस भी दिया है कि जो FY26 है वहाँ पे बैंक कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो एक बार नंबर्स को देख लेते हैं पहले। तो जो टोटल डिपॉजिट है वो ईयर ऑन बेसिस पे 15% से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्वार्टर बेसिस पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, 1.5% का है, मतलब फ्लैट ही है। तो यहाँ पे डिपॉजिट कंपनी अभी लगभग 39,211 करोड़ कर चुकी है। मतलब मान लीजिए ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का डिपॉजिट हो गया, जो कि अच्छी बात है। अभी के टाइम में डिपॉजिट मिलना भी बैंकों को बहुत दिक्कत हो रहा है, बट ये बैंक ग्रो कर रही है तो ठीक है। कासा डिपॉजिट अगर देखें तो वो भी 22% से ग्रो किया है। क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 15% से ग्रो किया है। कॉस्ट ऑफ फंड देखें, जो कि अच्छी चीज़ है, वो इनके लिए घटते हुए नजर आ रहा है, जो कि पहले इनका 7.3% था, 7.6% था Q1 FY26 में। Q2 में घट के वो 7.3% हो गया है। तो जितना इन बैंकों का कॉस्ट ऑफ फंड घटेगा उतना ही ये मार्जिन को एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब जो ये लोन देने और जो डिपॉजिट लेने के बीच का जो मार्जिन रहता है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओवरऑल बैंक का कस्टमर बेस अगर देखें तो वो 98 लाख पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ टच कर रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का ग्रो है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, बट ठीक है, ग्रोथ आ रहा है। और क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वो 2.1% तक का ग्रोथ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हाईएस्ट एवर डिस्बर्समेंट ऑफ लगभग 8,000 करोड़, 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। और क्वार्टर बेसिस पे 21% से ग्रो किया है। यानी जो बैंक है वो लोन बुक को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। तो जनरली ऐसा कब होता है, लोन बुक कब ग्रो करेगी कोई बैंक, जब उसके पिछले जो प्रॉब्लम थे वो क्लियर हो चुके हैं, अब आगे उसको दिख रहा है कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा, उस टाइम पे कोई भी बैंक लोन बुक को ग्रो करती है। पिछले 2-3 क्वार्टर में देखा होगा, जितने भी बैंक्स थे वो अपने लोन बुक को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे। उनका सबका यही कहना था कि हम पहले माइक्रो फाइनेंस के जो बुक है उसको हम पहले रिड्यूस कर लेते हैं, उसका जो एनपीए उसको मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फिर से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो या माइक्रो फाइनेंस का जो लेंडिंग का जो साइकिल है, मेरे ख्याल से वो डाउन साइकिल खत्म हो चुका है, एक प्लेट्यू बनेगा, उसके बाद फिर से उठना स्टार्ट करेगा। तो वो हमको अगले 2-3 क्वार्टर में देखने मिल सकता है। अगेन हम यहाँ पे अगर सिक्योर्ड बुक को देखें तो वो लगभग पिछले साल से 47% आपका हो चुका है और पिछले साल आपका लगभग 35% था। यानी अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस क्या कर रही है, आपका सिक्योर्ड लोन बुक की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, ना कि अनसिक्योर्ड की तरफ। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपका 6% से ग्रो किया है। मतलब बाकी नंबर फिर भी ठीक है। चलिए, मेन बात हमें क्या है, ये जो नंबर्स आते हैं वो तो ठीक है, बट हमको मेन चीज़ का देखना चाहिए। कोई भी स्टॉक पैसा कब बनाता है, जब उसका आगे का जो मतलब कि चांसेस है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है वो बहुत बढ़ता है, या मैनेजमेंट खुद आके हमको ऐसा कहे कि हमारा आगे आने वाले क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा मतलब आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आता है बट उसका स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं करता और उसी दिन स्टॉक गिरता भी है।
कई बार ऐसा ये होता है क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा कुछ बोलती है कमेंट्री में कि हम आगे ग्रो नहीं कर पाए, यहाँ तो ग्रो कर लिया बट आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमको दिक्कत होने वाला है। तो जब भी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि आगे जाके कुछ चीज़ खराब होने वाला है, तो आज भले रिजल्ट कैसा भी हो वो स्टॉक गिर जाता है 90% चांसेस में। और मान लीजिए आज रिजल्ट खराब आया बट कंपनी आगे गाइड कर रही है कि हम आगे जाके बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो भले ही इस क्वार्टर में स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देखने ना मिले, अगले क्वार्टर से अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलता है अगर कंपनी जो बोल रही है वो करके दिखाती है। तो उज्जीवन का जो यहाँ पे दिखाया गया है, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल सकता है। और फिलहाल इसका जो प्राइस टू बुक है, मतलब जो इसका बुक वैल्यू है, वो लगभग 32 के आसपास है, 32 के आसपास है। तो अगर हम उसको मतलब वैल्यू करने का ट्राई करें, अगर 2 टाइम्स का प्राइस टू बुक दें तो उसका वैल्यू निकल के आता है 64 के आसपास का। और फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है लगभग 48 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है, बट हमको देखना पड़ेगा। अभी तो इस क्वार्टर में हमको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है, मतलब हल्का हल्का इंडिकेशन मिल रहा है कि बैंक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अब अगले 2-3 क्वार्टर में हमको ट्रैक करते रहना है और जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा होगा हम पैसे को धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस भी दिया है, तो उस गाइडेंस के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उसको ही हमको फिर ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर में कि उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं। तो मैं फट से निकाल लेता हूँ इसमें। ओके, तो गाइडेंस का बात कर लेते हैं। कंपनी ये गाइड कर रही है कि उनका जो एसेट्स है, जो एडवांसेस जो देंगी, लोन बुक जो बढ़ाएगी, वो लगभग 20% से ग्रो करेगी और सिक्योर्ड जो लोन बुक रहेगा वो 35% का रहेगा। तो एक अच्छा खासा रेशियो है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप अनसिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं तो उसमें आपको यील्ड तो अच्छा खासा मिलता है, मतलब मार्जिन अच्छा खासा रहता है, बट उसमें क्या होता है अगर एक साइकिल ख़राब हो गया तो उस बैंक का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे अगर पैसा नहीं आता है तो आपका वो कन्वर्ट होता है एनपीए में। डिपॉजिट्स को अगर देखें तो सीडी रेशियो जो है, मतलब कैश डिपॉजिट का जो रेशियो है, वो आपका 88% तक का मेंटेन करना चाह रही है और कासा को वो 27% तक मेंटेन करेगी। वो 26 का गाइडेंस है, FY 26 का। अगर कॉस्ट टू इनकम देखिए तो कंपनी गाइड कर रही है कि 67% पे रहेगा। तो कॉस्ट टू इनकम जितना कम रहता है किसी बैंक के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए खर्चा कितना कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कम खर्चा करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर है। तो उस रेशियो को बोलते हैं हम कॉस्ट टू इनकम। ये जितना कम होता है उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। क्रेडिट कॉस्ट अगर देखें तो कंपनी गाइड कर रही है कि 2.3% से 2.4% तक रहेगा ऑफ ग्रोस लोन बुक, मतलब इतना 2% आपका क्रेडिट कॉस्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा कम करेगी तो अच्छा है कंपनी, क्योंकि नॉर्मल अच्छे अच्छे बैंकों का 2%, 1.5% के आसपास रहता है। आरओई को कंपनी गाइड कर रही है कि 10% से 12% हो सकता है। तो किसी भी कंपनी के लिए, वो बैंक हो या किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आरओई का ऊपर जाना, क्योंकि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा तब वो अपने ही पैसे से अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि कम से कम आरओई 15-16% हो, बट 12% भी ग्रो कर रही है कंपनी, गाइड कर रही है, तो ये भी ठीक है। आरओए को देखें तो 1.2% से 1.4% तक का गाइड कर रही है। तो इन सब चीज़ों को हमको ट्रैक करते रहना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में। जैसा जैसा कंपनी अगर इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है तो स्टॉक का प्राइस ही मूव करेगा, और अगर अपने गाइडेंस को मिस करती है तो स्टॉक का प्राइस कई बार क्या होता है, परफॉर्म नहीं करता है या एक ही जगह पे अटके रहता है। तो नेट उज्जीवन फाइनेंस के ऊपर अगर मैं अपना व्यूज़ दूँ तो मैं फिलहाल थोड़ा बहुत बुलिश हो रहा हूँ और मैंने हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। बट डिपेंड करता है कि आगे कैसा कंपनी परफॉर्म करती है। जैसे जैसे कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी मैं उसमें ऐड करते जाऊँगा। और अभी कॉन कॉल हुआ नहीं है, तो कॉन कॉल होने के बाद हमको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि बैंक कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।